हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी वही स्टॉक है जिसने पिछले 3-4 सालों में अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अभी उसका जब रिजल्ट आया है तो 22.5% से ज़्यादा रेवेन्यू है। अब तक की सबसे ज़्यादा Q1 डिलीवरी दिखा रहा है। ऑर्डर बुक मजबूत हुआ है, फिर भी स्टॉक एक दिन में 9.5% के करीब गिर गया। तो अच्छी खबर के बाद भी स्टॉक कैसे गिर गया, यही आज की वीडियो का मुद्दा है कि भैया क्या हुआ, क्यों गिरा। तो इसमें 3 सवाल करने पड़ेंगे सुज़लॉन से, जो हम करेंगे और उसका जवाब भी आपको देंगे, जिससे सुज़लॉन की कहानी को आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। और जो पैनिक का माहौल मचा हुआ है, जो आप लोग टेलीग्राम पे फॉलो करते हो या हमें व्हाट्सएप पे फॉलो करते हो और सवाल पूछते हो, उसका जवाब हम सुज़लॉन में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले एक डेट को याद करते हैं, 4 नवंबर 2025। उस दिन सुज़लॉन ने अपने Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट दिए थे। रिजल्ट ज़बरदस्त था। अगर आपको याद हो तो नेट प्रॉफिट 539% तक बढ़ गया था। रेवेन्यू 84.68% बढ़कर 3,865 करोड़ तक पहुंच गया था। इब्टा मार्जिन यानी कंपनी हर 100 रुपए की बिक्री पर कितना ऑपरेटिंग मुनाफा बनाती, यानी इंटरेस्ट, टैक्स और डिप्रेशन निकालने से पहले, वो 14.1% से बढ़कर 18.6% हो गया था। मतलब कंपनी सिर्फ ज़्यादा बेच नहीं रही थी, हर सेल पर ज़्यादा कमा भी रही थी। और यही वजह थी कि एक जमाने में कर्ज में डूबी सुज़लॉन आज देश की सबसे बड़ी विंड एनर्जी टर्न अराउंड स्टोरी बन चुकी थी। यानी रिजल्ट भी झमाझमाया, बराबर। अब इसको क्यों कंपेयर किया, क्योंकि इसी चीज़ को हमें आज के रिजल्ट से कंपेयर करना पड़ेगा और बीच बीच में जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसको समझना पड़ेगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो हिट कर। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब कोई स्टॉक बहुत तेजी से भाग चुका हो ना, तब सिर्फ मार्केट अच्छी ग्रोथ स्टोरी नहीं मांगता है, वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्मेंस मांगता है। और यही हुआ 28 जुलाई 2026 को, जो उसे देना था। मंगलवार का दिन था। सुज़लॉन के बोर्ड ने अपने Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 यानी अप्रैल से जून के रिजल्ट अनाउंस किए। आपसे सामने रखना चाहता हूं सुज़लॉन के नंबर्स। मुनाफा कंपनी का 324 करोड़ से घटकर 305 करोड़ पर आया है। आय जो है वो थोड़ी सी बढ़ी है, 3,132 करोड़ से बढ़कर 3,829 करोड़ के आसपास की रही है। और मार्जिन जो है वो घटे और 19.1% से घटकर 15.6% का आंकड़ा यहां पर आया है। स्टॉक का रिएक्शन बड़ा तगड़ा है, 6.25% की गिरावट देखने को मिल रही है इस वक्त इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। ठीक है, अब यहां पर रेवेन्यू 22.5% बढ़कर 3,819 करोड़ हो गया। पिछले साल 3,117 करोड़ था। कंपनी की अब तक की सबसे ज़्यादा Q1 डिलीवरी थी 506 मेगावाट टरबाइन। पिछले साल इन्होंने 444 मेगावाट किया था, यानी 14% ज़्यादा। लेकिन नेट प्रॉफिट 5.9% गिर कर 305 करोड़ रह गया, जो पिछले साल 324 करोड़ था। इब्टा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग फ्लैट रहा, 595 करोड़। पिछले साल 599 करोड़ के मुकाबले घट गया ना, बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इब्टा मार्जिन 19.2% से गिरकर 15.6% पे आ गया। तो सेम डे बोर्ड मीटिंग हुई, उसमें एक बात और सामने आई कि सेबी ने कंपनी पर 15.95 करोड़ की पेनाल्टी भी डिस्क्लोज की। इसमें भी इन्वेस्टर की नज़र रहेगी। रिजल्ट के बाद क्या हुआ, मोटा मोटा स्टॉक 9.5% गिर गया। और फिर प्रेशर मार्केट में, भैया क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो अब आपके सामने क्या हुआ, रिजल्ट आपने दो एनालिसिस किया, पुराना और नया। तो अब सवाल ये है कि जब रेवेन्यू 22% से ज़्यादा बढ़ा तो स्टॉक क्यों गिर गया, राइट। एक बेसिक जब हेडलाइन मीडिया में आती है, टीवी में चलती है, तो किसी स्टॉक का रेवेन्यू बढ़ गया तो इंसान पॉजिटिव हो जाता है, राइट। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से सारी कहानी निकलती है। अब सोचो, एक दुकान है और इस महीने दुकानदार ने पिछले महीने से 22% ज़्यादा सामान बेचा है। वो दुकानदार सुज़लॉन है, बराबर, कोई भी रख सकते हो, लेकिन हम सुज़लॉन की बात करें। लेकिन उसके बिजली का बिल, ट्रांसपोर्ट का खर्चा और स्टाफ की सैलरी भी उसी रफ्तार से बढ़ गई। तो दुकानदार की बिक्री तो बढ़ी, लेकिन हर 100 की बिक्री पर जो बचता है वो कम हो गया। तो सुज़लॉन के साथ भी ऐसा ही हुआ। कंपनी ज्यादा टरबाइन बेच रही है, ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे कर रही है, लेकिन हर प्रोजेक्ट पर पहले जितना मुनाफा नहीं बचा पा रही थी। पहले मुनाफा ज्यादा था, अब खर्चे ज्यादा बढ़ने से मुनाफा घट गया, फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ गया। इंटरेस्ट का खर्चा पिछले साल के मुकाबले करीब 30% ज्यादा रहा, क्योंकि कंपनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल यूज कर रही है अपनी ग्रोथ के लिए। अगर मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब यहां पर आती है सुज़लॉन 2.0 वाली बात, क्योंकि ये मार्जिन गिरने की सबसे इंपॉर्टेंट वजहों में से एक है। इसको ऐसे समझो कि अब तक सुज़लॉन एक ही काउंटर से सब कुछ चला रही थी, डिजाइन भी खुद करती थी, टरबाइन भी बनाती थी, प्रोजेक्ट लगाना भी खुद करती थी और बाद में उसकी मेंटेनेंस भी खुद संभालती थी।
अब कंपनी ने अपना पूरा बिजनेस 4 अलग स्पेशलाइज्ड यूनिट में बांट दिया। एक यूनिट सिर्फ टरबाइन की टेक्नोलॉजी और नए डिजाइन पर फोकस करती है, दूसरी सिर्फ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने पर, यानी जमीन परमिशन जैसे काम, तीसरा सिर्फ प्रोजेक्ट को ग्राउंड पर बनाना और एग्जीक्यूट करने पर, और चौथी सिर्फ मेंटेनेंस और आफ्टर सेल सर्विस पर। जैसे एक फैमिली की पुरानी दुकान जो अब तक एक ही जगह से सब कुछ संभाल रही थी, अब वो अलग अलग स्पेशलाइज्ड ब्रांच खोल रही है और हर ब्रांच अपने काम में एक्सपर्ट बनेगी और आगे चलकर ज़्यादा एफिशिएंट होगी। लेकिन नए ब्रांचेस बनाना, नए टरबाइन मॉडल जैसे S175, S163 डेवलप करना और AI इनेबल्ड स्मार्ट फैक्ट्री लगाना, इन सब में पैसा लग रहा है। और सिर्फ इसी क्वार्टर में इस रीस्ट्रक्चरिंग पर करीब 40 से 50 करोड़ का अपफ्रंट खर्चा आया, जिसका सीधा असर मार्जिन पर पड़ा। मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि मिडिल ईस्ट में ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, उससे भी सप्लाई चेन पर इफेक्ट आया है। तो सिर्फ ये एक क्वार्टर की भी कमजोरी हो सकती है, या जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स का इशू चल रहा है, ये आगे वाले क्वार्टर पे भी आपको असर दिखा सकता है। तो कभी भी रिजल्ट आता है ना दोस्तों, तो ऐसे सोचते हैं, ऐसे एनालिसिस करते हैं, उसके एक एक पार्ट को खोलने की कोशिश करते हैं, और सबसे बड़ा क्लू जो आता है ना, वो मैनेजमेंट के कमेंट्री से आता है। और जब तक आप मैनेजमेंट की कमेंट्री को नहीं समझिएगा, खेल खराब हो जाएगा। अब यहां पर अच्छी बातें भी है, तो 3 अच्छी बातें। डिमांड मजबूत है, कंपनी का ऑर्डर बुक 6 गीगावाट से ज़्यादा हो चुका है, मतलब अगले कई क्वार्टर के लिए काम पहले से पैक है। सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस लगातार बढ़ रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि इंडिया का टारगेट है विंड एनर्जी कैपेसिटी को 2030 तक 57 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट तक लेकर जाना, जिसका सीधा फायदा सुजलॉन जैसी कंपनी को मिलेगा। बैलेंस शीट मजबूत है, कंपनी के पास 2322 करोड़ का नेट कैश है, मतलब अब वो पुराने कर्ज में डूबी हुई सुजलॉन नहीं है, जो पहले एक समय बहुत अच्छा कर रही थी फिर बर्बाद हो गई थी। किस किस को सुजलॉन की कहानी पता है कमेंट में बताइएगा। इसकी डिटेल वीडियो की लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा, जिसपे मैंने बनाया था, जिससे आपको सुजलॉन की कहानी पता चल सके। तो अब आगे क्या देखना होगा इन्वेस्टर को? 3 चीजें। क्या कंपनी अपने EBITDA मार्जिन वापस 18 से 20% के रेंज में ला सकती है? क्या ऑर्डर बुक की मजबूती अगले कई क्वार्टर तक बनी रहती है? क्या बढ़ती हुई बिक्री आखिरकार मुनाफे में भी दिखेगी, या सिर्फ रेवेन्यू ही बढ़ता रहेगा जैसा कि अभी देखा? अगर इन 3 सवालों का जवाब हाँ होता है, तो सुजलॉन की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी मजबूत बनी रहेगी। अगर नहीं, तो सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ स्टॉक की वैल्यूएशन को सपोर्ट करने के लिए कभी काफ़ी नहीं होता है। छोटी सी भी निराशा पर बड़ा रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि अब ये सस्ता वैल्यूएशन वाला स्टॉक नहीं रहा है, और आपने हाथों हाथ ऐसा कार्यक्रम देख ही लिया। तो अगर हम समरी कहें तो Q1 रिजल्ट ना पूरी तरीके से खराब है, नहीं शानदार। इसे कह सकते हैं रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग, मार्जिन वीक वाले रिजल्ट, और आने वाले क्वार्टर ही तय करेंगे कि सुजलॉन किस तरीके का बनता है। क्योंकि सेगमेंट में भी बांट बहुत सारी कंपनी देती है, बट अलग अलग, जैसे 4 सेगमेंट मैंने बताया ना, बट उस सेगमेंट को कितना अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाती है, ये सब कंपनी के बस की बात नहीं होती है। तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं था। कैसे किसी कंपनी के रिजल्ट की एनालिसिस करते हैं, कैसे मैनेजमेंट की कमेंट्री को समझते हैं, उसको मैंने सिखाने की कोशिश की, क्योंकि आप लोग हेडलाइन में जाकर सबसे ज़्यादा फंस जाते हो। तो आप ना फंसो, तो अब आपको क्या लगता है, सुजलॉन वापस से हीरो बनेगा या जीरो? कमेंट में बताइए। डीमेट और क्रिप्टो का अकाउंट डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।